तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 अगस्त को एग्जामिनेशन था बिहार पुलिस सिपाही का कंडक्ट किया गया। अभी और भी एग्जामिनेशन है अलग अलग डेट्स पे। तो पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चंस जो पूछा गया है, ऐसे तो स्मृति पे आधारित, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो अलाउड नहीं था बाहर लाना, तो जो भी स्मृति पे आधारित जो भी कैंडिडेट से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जो भी क्वेश्चन हमारे पास है उसका पूरा कंप्लीट हम लोग कलेक्शन लेकर आए हैं और सभी का आपको डिटेल्ड एंड एलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन। ये किस लिए? क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं हैं 20 तारीख को 23 तारीख को, जैसा आप सभी को पता है, तो क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। जो 16 अगस्त का पेपर है मोर और लेस यही आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे और हर एक ऑप्शन जो पूछे गए तो उसको भी एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की व्याख्या करता है। मतलब ये CAG के बारे में बात हो रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका साथियों अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 इसका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय की व्याख्या करता है। यह अनुच्छेद CAG के पद नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस नेता ने ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और इसकी ये जो आपका अधिवेशन जो चल रहा था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी हम लोगों ने लगा दिया है ना, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट भी है जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता भी पूछा जा सकता है। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है। तो राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन बन सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को कहा था कि आप भारत भ्रमण कीजिए साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था साथियों? ये ऑप्शन में आपका दिया गया था 1920, 29 ऐसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1919। एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। यह अधिनियम बिना किसी मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की व्यापक शक्तियां किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था। मतलब कि ना आपका कोई सुनवाई होता था, ना कोई कार्रवाई होता था, सीधा आपको उठा लिया जाता था। ये रॉलेट एक्ट था। इसमें 2 साल तक का प्रावधान था, 2 साल तक के जेल का प्रावधान था। तो इसमें यही था कि रॉलेट एक्ट में बिना किसी सुनवाई को आपको गिरफ्तार किया जाता था, जिसके बाद रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था इसके विरोध में। रॉलेट सत्याग्रह आप यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस में भी। हम लोग एक प्रॉपर आपके सामने इलस्ट्रेशन लेकर आए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सभी चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बातें होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और भी क्या कहा जाता है? तो उनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका,
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक बन सकता था। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? किस मौलिक अधिकार को कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? यहाँ पे आप देख सकते हो भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन और जो आपका कब से कब तक थे वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उनको, तो ये आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 32 को क्यों संविधानिक उपचारों के अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता था? इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है, इसीलिए आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसमें क्या था कि हर एक सिटीजन के पास राइट था, फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट था कि आप सुप्रीम कोर्ट की ओर जा सकते हो न्याय के लिए, है ना। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता था। अगर आपका राइट टू फ्री, जो भी आपका राइट है, जो भी आपका अधिकार है, अगर उसका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, यही अधिकार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। और आगे बढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध कहाँ कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, जानते हैं हम लोग, पढ़े ही होंगे। और आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर हमारे फ्री टेस्ट सीरीज से भी आए। हमारे लिख पढ़ ऐप का जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग उसको जाके एक्सेस कीजिए। जो भी परीक्षार्थी जिनका भी 20 तारीख को 23 तारीख को पेपर है और भी अलग अलग डेट्स पर जिनका पेपर है, जाके हमारे लिख पढ़ ऐप पे फ्री टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे लिख पढ़ ऐप का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके का एक विंडो। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक करोगे, ये 3 जो डॉट है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा। इसमें ऑफलाइन डाउनलोड का, फ्री मटेरियल का ऑप्शन आएगा। फ्री मटेरियल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएगा, एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, एक वीडियोज़ का ऑप्शन आएगा, एक टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो फ्री टेस्ट सीरीज जाके आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी का, स्टैटिक ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, बिहार जीके का। बिहार जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी वीडियो में बने रहिएगा। बिहार जीके से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, इंडियन इकोनॉमी का सेट, इंडियन पॉलिटी का सेट, स्टैटिक ज्योग्राफी का सेट। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पे? हमारे लिख पढ़ ऐप पे। लिख पढ़ ऐप का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है साथियों हमारे इस फ्री टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। अगर उससे विशेष आपको कुछ जानकारी है तो ये आप लिख पढ़ ऐप का ये पेड कोर्स भी है हमारा बिहार पुलिस सिपाही का, इसको भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोर्स आप इतने में ग्रैब कर सकते हो। इसमें आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे। मॉक पेपर्स कितने मिलेंगे? 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे। और अगर फ्री में अगर आपको एक्सेस करना है तो जैसे मैंने आपको बताया ये सारे फ्री टेस्ट है जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये आपका पेड वाला सेट है, ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बक्सर का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था? तो 22 और 23 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, क्वेश्चन बन सकता है ये, क्योंकि ये बक्सर का युद्ध से संबंधित है और टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हम लोग देखते हैं कि जब जब अलग अलग शिफ्ट्स में, जब जब अलग अलग डेट्स में एग्जामिनेशन होता है तो वही क्वेश्चन का पैटर्न होता है और मोर और लेस उसी से क्वेश्चंस आते भी हैं। धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा को मुंडा जो समुदाय है उनके बीच में उनको धरती आबा कहा जाता है, उनको भगवान माना जाता है। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। ठीक है ना। बिरसा आंदोलन क्या था? बिरसा आंदोलन से एक और क्वेश्चन बन सकता है। बिरसा आंदोलन जिसे उल गुलान भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी भी पूछता है अक्सर। बिरसा आंदोलन जो है इसको उल गुलान भी कहा जाता है और 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा आदिवासी भूमि और संस्कृति पर हो रहे शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, उल गुलान आंदोलन क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिरसा से क्वेश्चन पूछा गया है।
बिहार के प्रथम राज्यपाल रामदास दौलतराम, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट में अभी राज्यपाल कौन है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिहार के अभी करंट राज्यपाल कौन है। प्रथम राज्यपाल का क्वेश्चन बना था तो रामदास दौलतराम, और इनका बहुत बड़ा योगदान था बिहार का जो पुनरुत्थान था, बिहार का जो डेवलपमेंट था, यहाँ के आर्ट एंड कल्चर जो संस्कृति का प्रमोशन था, ये हमारे जो फर्स्ट गवर्नर थे उनके द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ेंगे, मतलब उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था इन सब में। गोलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो कैप्टन जॉन गास्टन ने इसे 1786 में बनवाया था। ये क्यों बनवाया गया था, गोलगढ़ कहाँ पे है, तो आपको पता है पटना के गांधी मैदान में है ना। तो ये क्यों बनवाया गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है भयानक आपका अकाल आया था। और ये गोलगढ़ क्या है ना, गोलगढ़ एक बेसिकली अनाज घर है। गोलगढ़ क्या है आप समझ गए कि आपको कैसे एक्सेस करना है फ्री टेस्ट सीरीज, लिख पढ़ ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। ये एक गोलगढ़ जो है ये बड़ा अनाज घर है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोलगढ़ क्या था, किस लिए बनाया गया था, तो ये अनाज घर था। क्यों बनाया गया था, एक भयंकर अकाल आया था जिसके कारण गोलगढ़ का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये एक विशाल अन्न भंडार है जिसे कैप्टन जॉन गास्टिन ने 1770 के अकाल के भयानक प्रभाव के बाद 1786 में ब्रिटिश सेना के लिए बनवाया था, है ना। 1770 में अकाल आया था तो 1786 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, सूर्य से सबसे दूर का कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है, प्लूटो को ग्रह से अब हटा दिया गया, प्लूटो का ग्रह नहीं माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है ना। और सबसे पास का ग्रह कौन है, तो मरकरी है। यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया आपको, मरकरी सबसे पास का ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह अगर पूछा गया तो नेपच्यून है। आगे बढ़ेंगे, पहले प्लूटो था, प्लूटो को अब हटा दिया गया। प्लूटो को डॉफ प्लैनेट भी कहते थे, और उसके बाद प्लूटो को जो है प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते थे, बोना प्लैनेट भी कहते थे, और उसके बाद उसको मानने से इनकार कर दिया गया प्लूटो को प्लैनेट से। तो नेपच्यून को नेपच्यून तक प्लैनेट माना जाता है, तो सबसे दूर का भी नेपच्यून प्लैनेट है। और सबसे पास अगर पूछ दिया जाए आपसे तो मरकरी, ठीक है, मरकरी सबसे पास का प्लैनेट है। आगे बढ़ेंगे, सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव याद रखिएगा, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ कितने पार्ट में हुआ, तो 15 रिपब्लिक्स इसमें से निकले, ठीक है ना। 15 रिपब्लिक, इसमें से 15 गणराज्य जिसको कहते हैं, गणराज्य जिसको कहते हैं, ये इसमें से निकला गया। और इसमें आपका यूक्रेन, रूस, ये सब जो है ये सारा सोवियत संघ का हिस्सा था। अर्मेनिया, अजरबैजान, जो अभी रूस यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ये सब सोवियत संघ का हिस्सा था। और डिसइंटीग्रेशन के बाद सब अलग अलग हुआ, अलग अलग रिपब्लिक का ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था, पूरा कॉम्बिनेशन था, कंपाइलेशन था सोवियत संघ यूएसएसआर। 15 रिपब्लिक्स इसमें थे, सब अभी अलग अलग हो चुके हैं। और इसका जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सोवियत संघ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने गणराज्यों में उसका डिसइंटीग्रेशन, कितने गणराज्यों से मिलकर वो बना हुआ था। पैरालंपिक 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, नई दिल्ली में ये पैरालंपिक गेम किया जाएगा। पैरालंपिक गेम्स का आयोजन न्यू दिल्ली में होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। बिहार का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी तक कि कितने क्वेश्चंस बिहार से बने हैं। जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी भी पूछता है अक्सर, ठीक है। बीपीएससी पूछता है कि कब भागे थे, और उसमें ऑप्शन दे देता है किस फेस्टिवल से में भागे थे, तो दशहरा दे देता है, दिवाली दे देता है, इन सब का दे देता है ऑप्शन। तो ये दरअसल दिवाली की रात को 17 फुट की दीवार थी जिसको फांग करके ये 5 साथियों के साथ, इनके 5 जो साथी थे उनके साथ ये फरार हुए थे। 5 साथियों के साथ मिलकर जयप्रकाश दिवाली की रात को हजारीबाग जेल से, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिवाली की रात को हजारीबाग जेल से भागे थे। और 17 फुट की दीवार जो थी इनके सामने बौनी हो गई थी, और उस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था जिसके लिए ये जेल से भागे थे, ठीक है। इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देने के लिए ये जेल से भागे थे। दिवाली की रात को 17 फुट की दीवार भी इनके सामने बौनी साबित हो गई थी, अपने 5 साथियों के साथ ये भागे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी भी पूछता है इसको। जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे, तो 1942 में
हजारीबाग, अब जो कि झारखंड का हिस्सा है उससे भागे थे, और अब उस जेल का नाम है लोक नायक जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उस जेल का नाम क्या है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग। और लोक नायक जयप्रकाश एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये पटना में है। लोक नायक के नाम पे हमारा पटना एयरपोर्ट भी है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लोक नायक से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, उनको लोक नायक की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान में भी कहाँ है? हरियाणा का हिस्सा है। हम लोग सभी को पता है कि पानीपत अभी हरियाणा का हिस्सा है। और 14 जनवरी 1761 को ये लड़ा गया था, किसके बीच में? मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के बीच। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक वर्षा वाली भूमि, ये मासिनराम है, मेघालय का जो मासिनराम है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। हेवी रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है भारतवर्ष में, इंडिया में। और अगर बिहार में पूछा जाए आपसे तो किशनगंज, बिहार में अगर पूछा जाए आपसे तो किशनगंज वो राज्य है, वो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी वो ज़िला है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। ये सीमांचल का क्षेत्र है किशनगंज, इंपॉर्टेंट है, सीमांचल का क्षेत्र है। और इसका बॉर्डर किससे लगता है? तो ये वेस्ट बंगाल से लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 16 तारीख वाले एग्जाम में, इसीलिए किशनगंज पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं। अभी जो वोटर लिस्ट का सर्वे जो हो रहा है, तो किशनगंज से ही कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है विदेशी नागरिक निकल रहे हैं, ऐसा ये भी न्यूज़ रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है, ठीक है ना। तो ये सीमांचल का क्षेत्र है, बॉर्डर आपका लगता है वेस्ट बंगाल से। और अगर भारतवर्ष में बात किया गया है तो मेघालय के मासिनराम में सबसे हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बिहार के ज़िले में पूछा जाए तो किशनगंज इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कब राजधानी बनी? इसका निर्माण 1912 में हुआ था और इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, ठीक है ना। क्या था इसका की पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लेके आए, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। ये की पॉइंट्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन फेर बदल करके पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे की पॉइंट्स आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल में। लिख पढ़ ऐप का जो फ्री डाउनलोड्स वाला मटेरियल वाला सेक्शन है, जो हम लोगों ने आपको यहाँ पे दिखाया, लिख पढ़ ऐप जब आप डाउनलोड करिएगा तो आप फ्री टेस्ट सीरीज तो दे ही सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑफलाइन डाउनलोड्स, ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन डाउनलोड्स वाला जो सेक्शन है, फ्री मटेरियल वाला जो सेक्शन है, इसमें जब आओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आएगा। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ फाइल और नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स एंड नोट्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ये वाला भी पीडीएफ हम लोग यहीं डाल देंगे डॉक्यूमेंट वाले में। और ये टेस्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ये सारे टेस्ट मिलेंगे। बिहार जीके का टेस्ट होगा, इकोनॉमी का टेस्ट होगा, पॉलिटी का टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, है ना। सभी सब्जेक्ट्स का, पॉलिटी, स्टैटिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा ये आवेश की इकाई क्या है? तो ये कूलम्ब है। सबसे बड़ा रबड़ बांध कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका फल्गु नदी पर। कहाँ पे ये स्थित है? गया। गया का नाम क्या अब हो गया है? गया जी कहा जाता है इसको, ठीक है। गया का नाम क्या हो गया साथियों? तो गया को अब गया जी कहा जाता है, ठीक है। गया जी नाम बदल दिया गया है, गया जी। और ये सबसे बड़ा रबड़ डैम जो है, रबड़ डैम जो है कहाँ पे है? ये फल्गु नदी के ऊपर में है, जो कहाँ है? गया जी में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हम लोगों ने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, किशनगंज। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? देख लीजिएगा आप लोग, पृथ्वी की घूर्णन गति। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला गलत हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था, ये हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट में अगर बात करें तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य किस परिप्रेक्ष्य में?
एरिया के परिप्रेक्ष्य में, एरिया के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा अगर सबसे बड़ा पूछा जाता एरिया के परिप्रेक्ष्य में तो हो जाता महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। सबसे बड़ा राज्य एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान।